सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अब रिश्वत लेना ही नहीं, देना भी होगा अपराध। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक को मिली संसद की मंजूरी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक आज राज्यसभा के एजेंडे में। फरार आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। बहस के दौरान विरोध जताते समय भी सांसद और विधायक रखे मर्यादा का ख्याल। अध्यक्ष शोध कदम के 3 साल पूरे होने के मौके पर हुए समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन। कहा, सदन में जनहित के मुद्दे उठाते समय जनप्रतिनिधि एक दूसरे के विचारों का करे सम्मान। मॉब लिंचिंग पर सरकार सख्त। रोकथाम के लिए राज्यों से सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश। घटना को रोकने, जांच या सुनवाई में नाकाम रहने को माना जाएगा कदाचार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से 1600 से ज्यादा आपत्तिजनक वेबसाइटों को बंद करने की सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। युगांडा की संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन आज। ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। युगांडा के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद रक्षा समेत 4 MOU पर हस्ताक्षर। $20 करोड़ के कर्ज का भी ऐलान। और पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और 4 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मतदान जारी। चुनाव में तैनात 3,70,000 से ज्यादा सैनिक। नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों में आज भी कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होना है। राज्यसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पर चर्चा होगी। ऊपरी सदन में आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक पर भी विचार होगा। ये तीनों ही विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं। वहीं लोकसभा में भी आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होना है। इनमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, दंड विधि संशोधन विधेयक और संविधान 123वां संशोधन विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा नियम 193 के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ और सूखे के हालात पर भी चर्चा होनी है। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को कल संसद की मंजूरी मिल गई। मंगलवार को लोकसभा से भी ये विधेयक पारित हो गया। राज्यसभा पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दे चुका है। इसके जरिए रिश्वत लेने और देने दोनों को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केंद्र के मामले में लोकपाल और राज्यों के मामले में लोकायुक्तों से अनुमति लेनी होगी। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि संशोधन के बाद भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानूनों में बदलाव की जरूरत तब तक पड़ती रहेगी जब तक समाज भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता। This is certainly a very historic legislation. This is when the history of the parliamentary proceedings is recorded. This will go down because after independence there was only one occasion when this bill was brought in 1988, and 30 years after that this bill has been improved upon and laid the foundation of future improvement if possible. विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है। इसके तहत सजा की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की गई है। अब न्यूनतम 6 महीने के बजाय 3 साल और अधिकतम 5 साल के बजाय 7 साल सजा होगी। 7 साल की सजा होने पर भ्रष्टाचार गंभीर अपराधों की श्रेणी में आ जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों के जल्द निपटारे के लिए 2 साल की समय सीमा तय की गई है। राज्यसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पर चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल इसे विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। भगोड़ा आर्थिक अपराध में उन अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेश भाग जाते हैं। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ऐसे आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त करके नीलाम की जाएगी। साथ ही उसकी बेनामी संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी। वहीं राज्यसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान स्विस बैंकों में काले धन का मुद्दा उठा। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि 2014 से 2017 के बीच स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 80% घटा है।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2016 की तुलना में 2017 में भारतीयों के लोन और डिपॉजिट में 34.5% कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की ओर काले धन के खिलाफ चलाए गए अभियान को बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन बढ़ने के दावों को खारिज किया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए सरकार ने काले धन के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने साफ किया कि स्विस नेशनल बैंक ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर जो डेटा तैयार किया है, उसके मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीयों के लोन और डिपॉजिट में कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्विस बैंक अथॉरिटी से चर्चा की और उनकी ओर से जवाब मिला कि स्विस बैंकों में भारतीयों की राशि बढ़ने के जो आंकड़े भारतीय मीडिया में सामने आए हैं, वो सही नहीं है। स्विस बैंकों में भी जो पैसा धनराशि रखी थी, वो 2014 से 2017 के अंत तक 80% घटी है कि स्विस नेशनल बैंक इन कोलैबोरेशन विद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का जो डेटा है वो दर्शाता है कि लोन्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ इंडियंस अदर देन बैंक्स, मतलब आरबीआई भी रख सकता है, स्टेट बैंक भी रख सकता है, बैंकों को छोड़ो, जो इंडिविजुअल्स के डिपॉजिट स्विस बैंक्स में है स्विट्जरलैंड में, डिक्रीज्ड बाय 34.5% in the last year compared to the previous year. Right. Second supplementary. 34% कम हुआ। Second supplementary. आखिरी क्वार्टर में तो 44% कम हुआ। पीयूष गोयल ने कहा कि स्विस सरकार से हुई संधि के बाद स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2018 के बाद हुए ट्रांजैक्शन की ऑटोमेटिक जानकारी भारत सरकार को मिल जाएगी। 2014 अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेवेन्यू सेक्रेटरी और अधिकारियों को वहां भेजा और सख्ती से वहां पे बात करने के बाद जॉइंट डिक्लेरेशन इशू हुआ कि आगे से वो इंफॉर्मेशन देने में हमें सहूलियत करेंगे। और सभी माननीय सांसद जान के खुश होंगे कि 2014 के बाद लगभग 4000 से अधिक हमने इंफॉर्मेशन मांगी है वहां से, और उस डेटा के ऊपर उचित कार्रवाई देश में हो रही है। इसी के साथ साथ अभी हमने जो नई ट्रीटी रीनेगोशिएट की है स्विट्जरलैंड के साथ, उसके तहत 1 जनवरी 2018 के बाद जो भी ट्रांजैक्शन स्विट्जरलैंड में होंगे कोई भी भारतीय नागरिक द्वारा, उसको हमें मांगना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक डेटा भारत को मिल जाएगा। वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि कई देशों के साथ हुई संधि के बाद विदेशों में लेन देन की ऑटोमेटिक जानकारी मिल रही है। इन जानकारियों के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। काले धन के मसले पर ही तृणमूल कांग्रेस के सदस्य आसन के करीब आ गए। अवरोध नहीं थमने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कल आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधानों पर अमल नहीं किए जाने के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के तहत जो मदद मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा की आर्थिक मदद आंध्र प्रदेश को दी जा रही है। उन्होंने सदन में जानकारी दी कि आंध्र प्रदेश से किए गए 90% वादों को पूरा किया जा चुका है और बाकी को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद में पारित इस अधिनियम के साथ प्रधानमंत्री ने जो भी वादे किए हैं उसे पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को मिलकर संसाधनों के बंटवारे के मामले में आम सहमति बनानी चाहिए। हमारे प्रॉमिसेस हैं, हम उसको पूरी तरह से पूरा करने के लिए कमिटेड हैं। मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं, न केवल इस एक्ट में किए गए कमिटमेंट पूरे हम कर रहे हैं, बल्कि एक्ट में जिन चीजों की चर्चा नहीं हुई है, जो चीजें एक्ट में मेंशन नहीं की गई हैं, उन सारे किए गए इंसेंटिव्स भी आंध्र प्रदेश को दिए जा रहे हैं। इस समय हमारी गवर्नमेंट सारे वह इंसेंटिव आंध्र प्रदेश को दे रही है। और मेरी जानकारी और समझ के अनुसार 90% प्रॉमिसेस पूरे किए जा चुके हैं और शेष को भी सभापति महोदय किसी भी कीमत पर हम निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे। मैं यह सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। स्पेशल स्टेटस कैटेगरी के पीछे जो उनका इंटेंशन है, जो मंशा है, जो असिस्टेंस स्टेट को मिलना चाहिए, उससे ज्यादा असिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे।
then all the 29 states will desire the same. Everybody will say we'll increase our Right, Finance pension, Minister. we'll do debt redemption, you pay us as revenue grant. So obviously that could not be paid. Still, Government of India has an open mind. We are willing to consider in a rational manner how these issues can be resolved so that, as the Honorable Speaker spoke in the beginning, the letter and spirit is adhered to. Kindly do not go only by the letter. What is there in a name? The purpose is that the people of Andhra Pradesh get benefit, and that the government, Modi government, is fully committed to. Thank you. Every rupee that we have committed, Thank we are you, willing to Piyush ji. give. I have to Don't call go by the the last letter, speaker go and by then the spirit of the Minister. arrangement. इससे पहले टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी ने कहा कि फरवरी 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की ओर से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत विपक्ष के कई नेताओं ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन किया। हालांकि बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए जल्दबाजी में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का आरोप लगाया। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग से असहमति जताई। Decisions of Union Cabinet have a certain constitutional sanctity, but this government has ignored the Cabinet decision of 1st March 2014 conferring special category status on our state. This is yet another blatant violation of the Constitution of our country. Sir, on the floor of this very August House, the then Prime Minister on 20th February 2014 gave 6 assurances, including special category status for Andhra Pradesh. But all these are being brazenly violated. Present government said that should we come into power, we'll extend this special status from 5 years to 10 years. Mr. Chairman, sir, today that political party which wanted to give the special status to the people of Andhra Pradesh, state of Andhra Pradesh for 10 years, is not initiated. That is a promise unfulfilled. Government, sir, is a continuing entity. Commitments made on the floor of the House have to be honored and fulfilled. They are in the nature of an assurance on behalf of Parliament. I had expected my distinguished successor to fulfill the commitment I had made after consultation with his own colleagues. I'm proud to say that this government of Prime Minister Narendra Modi ji has given special focus to this state as no other government has ever done. And this 10 years of the UPA, which actually brought this entire bill, hurried through it in an undemocratic manner, to some extent, yes, because they wanted to see some political. Again, it was political expediency of the Congress party, which rushed through it in the last days of the UPA government. For the residual state of Andhra Pradesh. Yes. And YSR Congress party firmly believes that the special category status is Sanjeevani for the state of Andhra Pradesh, whereas Telugu Desam party doesn't believe that it is Sanjeevani, they have openly said. We are opposed to special category states because we in Punjab have suffered. Himachal was made a special category state, Jammu Kashmir was given that status, Uttaranchal was given that status. So the problem with this government is the implementation. You have not implemented the FRBM Act we've been asking for. We have a debt of 2 lakh crores. You have not implemented Bengal chemicals. You have not implemented the 1,000 crore Ghatal master plan. You are trying to now implement the Hindustan Steelworks and shift them there. While my party support the demand of Andhra Pradesh, at the same time, I also put forth in this House, sir, this is also our demand, which Odisha has been demanding since decades, and I think the assurances given in this temple of democracy will be fulfilled simultaneously. जो वचन दिया है प्रधानमंत्री ने, उस वचन को निभाइए और आंध्रा को स्पेशल स्टेटस और पैकेज देने की बात है।
पूरा कीजिए। आपके देश का बहुत ही समृद्ध और संपन्न और अच्छा जिसकी बैकग्राउंड रही है ऐसा राज्य है, वो अलग तो कोई है नहीं। राइट टू डेवलपमेंट सबका अधिकार है, बिहार वासियों का भी अधिकार है। तो मैं चाहूँगा कि जिस तारीख से आप अगर जब भी आप आंध्र प्रदेश को और किसी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, उसी तारीख से बिहार को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार का हक है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को दिन भर सदन की कार्यवाही का संचालन करके नई मिसाल कायम की है। राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अपने आप में अनूठा है। वेंकैया नायडू ने भोजनावकाश से पहले पूरे समय तक राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया। भोजनावकाश के बाद उन्होंने दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक यानी सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक कार्यवाही का संचालन किया। सभापति ने इसके अलावा शून्यकाल में जनहित से जुड़े 24 मुद्दों को उठाने की मंजूरी देकर एक और मिसाल कायम की। राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य वी विजयसाई रेड्डी ने सभापति एम वेंकैया नायडू से कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सदन में अपने शब्दों के इस्तेमाल के लिए उन्होंने सभापति से बिना शर्त माफी मांगी। दरअसल कल सदन में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पर अल्पकालिक चर्चा के दौरान विजयसाई रेड्डी ने अपनी पार्टी को अपेक्षित समय न मिलने की बात कहकर सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाया था। सूत्रों के मुताबिक विजयसाई रेड्डी ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल के साथ सभापति के पास जाकर उस शब्द के लिए खेद जताया और कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्यों से हर जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में राज्यों से सोशल मीडिया की निगरानी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने को भी कहा गया है, जिससे खुफिया सूचना जमा की जा सके ताकि कोई बच्चा चोर या गौ तस्कर समझकर किसी पर हमला नहीं कर सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जब भी ये पाया जाएगा कि कोई पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी भीड़ द्वारा हिंसा या हत्या जैसे अपराधों की रोकथाम, जांच या त्वरित सुनवाई के लिए निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है तो इसे जानबूझकर लापरवाही और कदाचरण के तौर पर देखा जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आपत्तिजनक 1662 वेबसाइट और कंटेंट को ब्लॉक कर दिया है। ये कार्रवाई कानून बनाने वाली एजेंसियों के अनुरोध पर की गई है। केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने लोकसभा में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फेसबुक ने 1076 यूआरएल में से 956 को ब्लॉक किया है। ट्विटर ने 728 में से 409 और यूट्यूब ने 182 में से 152 को ब्लॉक कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सदन में बहस के दौरान विरोध जताते समय भी सांसदों और विधायकों को मर्यादा का ख्याल रखने की सलाह दी है। अध्यक्षीय शोध कदम के 3 साल पूरे होने के मौके पर इस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दे उठाते समय जनप्रतिनिधि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता डेकोरम, डिस्कशन, डिबेट, डिसेंट और डिसीजन यानी 5D पर निर्भर करती है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की पहल अध्यक्षीय शोध कदम सांसदों के ज्ञान और क्षमता में विस्तार के साथ उनको कई मोर्चों पर सशक्त बना रही है। अध्यक्षीय शोध कदम के 3 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने राज्यसभा सदस्य रहने के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने सांसदों और विधायकों से बहस के दौरान विरोध जताते वक्त भी मर्यादा का ख्याल रखने की सलाह दी। लोकतंत्र में संसद और विधानमंडलों की भूमिका डिस्कस, डिबेट और डिसाइड करने की सामान्यतया होती है। कभी कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब इस प्रक्रिया में डिसेंट का तत्व भी जुड़ जाता है, लेकिन डिसेंट की अभिव्यक्ति में भी विधायकों और सांसदों को डेकोरम बनाए रखना होता है। इन 5 D अर्थात डिस्कशन, डिबेट, डिसेंट, डेकोरम और डिसीजन के मेल से ही सबसे बड़ी D अर्थात डेमोक्रेसी सही मायनों में लोक कल्याण की अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन कर पाती है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि 16वीं लोकसभा में 300 युवा सांसद जीत कर आए,
तो उनसे संवाद में इस संस्था के बारे में विचार आया। अध्यक्षीय शोध पहल अब तक विभिन्न विषयों पर 27 कार्यशालाएं आयोजित कर चुका है कि संसद में जो चर्चा हो, जो डिबेट हो, जो डिस्कशन हो, वो एक अच्छे स्तर का हो, उसमें हमारे अनुभव के साथ साथ पूरा ज्ञान उस विषय का सांसदों को प्राप्त हो, इसका हमने पूरा ये किया। मगर एक बात और बताऊं, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं, जब हम बाहर के देशों में जाते थे, आईपीयू की मीटिंग में जाती थी या संसदीय हमारा मंडल लेकर के जाती थी सांसदों का, और तब वहाँ पर जब चर्चा होती थी और मैं ये सब बातें बताती थी तो वहाँ भी लोगों ने इंटरेस्ट बहुत लिया। अध्यक्षीय शोध पहल की नींव 23 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाली थी। इसकी मदद से सांसदों को उच्च गुणवत्ता का रिसर्च इनपुट मिलने के साथ तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर व्यापक ज्ञान मिला। अध्यक्षीय शोध पहल के तहत ही भारत में पहली बार महिला जन प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके तहत इंटर्नशिप और फेलोशिप भी दी जा रही है। सांसदों ने माना कि इस पहल से उनको बहुत मजबूती मिली है। These two, interaction and participation, is something which actually evolves your intellect to put forth a point of view. सबने मिलके जो मेहनत की और खासकर हम लोगों को सिखाया, मैं अपनी पंक्तियों से वाणी को विराम दूंगी। ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। समारोह में एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इस अवसर को एक बहुत ऊंचे स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया और हम सभी को बहुत उत्साह और एनकरेजमेंट मिला है। सांसदों को सशक्त बनाने में अध्यक्षीय शोध पहल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। कई राज्यों के विधानसभाओं में भी ये पहल अब रंग ला रही है। कैमरामैन सरोज दास और सुधांशु के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे मराठा क्रांति मोर्चा ने आज मुंबई बंद का ऐलान किया है। इससे पहले कल महाराष्ट्र बंद के दौरान कई जगह आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 9 जख्मी हुए हैं। वहीं 2 आंदोलनकारियों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। मराठा क्रांति मोर्चा सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज के लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अफ्रीकी देशों के दौरे की। तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युगांडा में हैं, जहां वो आज युगांडा की संसद को संबोधित करने वाले हैं। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। युगांडा यात्रा के पहले दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसेवेनी के साथ शिखर वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और युगांडा ने रक्षा सहयोग, अधिकारियों और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा रियायत, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा को बहुत ही सस्ती दर पर $20 करोड़ के कर्ज का ऐलान किया। इसके पहले भारत अफ्रीका फोरम समिट के समय भारत ने युगांडा को $10 अरब का कर्ज देने की घोषणा कर रखी है। युगांडा में एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि तथा डेयरी सेक्टर के विकास के लिए हमने लगभग $200 मिलियन की 2 लाइन्स ऑफ क्रेडिट के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह संतोष का विषय है कि रक्षा क्षेत्र में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। हमने युगांडा सेना के लिए और सिविल कामों के लिए व्हीकल्स और एम्बुलेंसेस देने का निर्णय भी लिया है। युगांडा में महात्मा गांधी की याद में एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा को कैंसर चिकित्सा से संबंधित एक उपकरण भी भेंट किया, जिससे युगांडा के पड़ोसी देश भी लाभान्वित होंगे।
हम युगांडा की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अपना सहयोग जारी रखेंगे। युगांडा की जनता के प्रति हमारी मित्रता की अभिव्यक्ति के रूप में भारत सरकार ने युगांडा कैंसर इंस्टीट्यूट कंपाला को एक अत्याधुनिक कैंसर थेरेपी मशीन गिफ्ट करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत एक वैश्विक उत्पादन केंद्र और स्टार्टअप हब के तौर पर उभर रहा है। भारत में बनी कार और स्मार्टफोन समेत अनेक मेड इन इंडिया उत्पादों को आज उन देशों को बेचा जा रहा है जहां से कभी भारत ये सामान आयात करता था। प्रधानमंत्री ने कहा, मेक इन इंडिया आज भारत की पहचान बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के विकास को गति दे रही है। मेक इन इंडिया आज भारत की पहचान बन गया है। आज सुई से लेकर के रेल की पटरियां, मेट्रो ट्रेन के कोच और उपग्रह तक भारत में ही बने स्टील से भारत में ही बन रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि स्टार्टअप का हब बनने की तरफ भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कंपाला में इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युगांडा के राष्ट्रपति ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने 50,000 अफ्रीकी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की प्रतिबद्धता भी जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसाधन संपन्न अफ्रीका महाद्वीप अब उनकी सरकार की विदेश नीति के केंद्र में है। बीते 4 वर्षों में अफ्रीका के साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्तों को हमने विशेष महत्व दिया है। भारत की विदेश नीति में आज अफ्रीका की अहम भूमिका है। हमने 18 देशों में अपने दूतावास खोलने का निर्णय किया है। इससे अफ्रीका में हमारे दूतावासों की संख्या बढ़कर 47 हो जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रवांडा यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, कृषि और पशु संसाधन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते हुए। भारत ने रवांडा को किगाली विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए $10 करोड़ और कृषि के लिए $10 करोड़ का कर्ज देने की पेशकश भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवांडा की विकास यात्रा में भारत की ओर से पूरी मदद का भरोसा दिलाया। रवांडा यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किगाली में बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत रवांडा के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाएगा। यहाँ ग्रामीण विकास और छोटे उद्योग समेत कई क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूसरे देशों के विकास यात्रा में साझीदार बनना चाहता है। रवांडा जो आधुनिकता की दिशा में जा रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, यहाँ जो चीजें प्रोडक्टों का ग्लोबल मार्केट चाहते हैं, ये सारे विषय ऐसे हैं कि जिसमें भारत के व्यापार और उद्योग जगत के लोग मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने किगाली जीनोसाइड मेमोरियल जाकर नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी रवीरू मॉडल गांव का भी दौरा करने पहुंचे और यहां गिरिंका योजना के तहत 200 गायों का उपहार प्रदान किया। हनी बी पर भी काम किया जा सकता है और मिल्क के साथ हनी प्रोडक्ट करके उसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा किया जा सकता है और दोनों को एक ही व्यवस्था में चलाया जा सकता है। और मैं समझता हूँ ये अतिरिक्त लाभ हो सकता है और उसमें भारत रवांडा की जो भी मदद कर सकता है, मुझे खुशी होगी। रवांडा यात्रा के पहले दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति पॉल कगामे के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी अफ्रीकी देश रवांडा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। रवांडा अफ्रीका की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोनों देशों के बीच $9 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है। भारत रवांडा को दवाइयां, दोपहिया वाहन, प्लास्टिक उत्पाद और मशीनरी निर्यात करता है। भारत प्राकृतिक संसाधन संपन्न अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ राजनीतिक संबंधों के साथ ही आर्थिक और कारोबारी संबंधों को और मजबूत बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और 4 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। 85,000 बूथों पर मतदान स्थानीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव में 16 लाख से ज्यादा चुनाव कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। 12,000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नेशनल असेंबली के लिए 3,500 से ज्यादा, जबकि प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 8,500 से ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव में सुरक्षा के लिए 3,70,000 से भी ज्यादा सेना के जवानों को तैनात किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आखिर में एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर, और ब्रेक के बाद विशेष में देखिए ब्रिक्स सम्मेलन 2018। नमस्कार।